बहू बचाओ। ओ लीलावती, तुझे बोला था, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना। अब तो उठ, बचा लेना मुझे, बचा ले। लीलावती पिछले कई दिनों से ऐसा ही सपना देख रही थी। वो बेहद डरी हुई थी। उसकी सास की मौत कुछ दिनों पहले हो गई थी। उसे पता था कि उसकी सास की मौत उसकी ही गलती से हुई है। उसे गलती का एहसास तो था, लेकिन वो अपनी आदत नहीं बदलना चाहती थी। अगले दिन दोपहर में जब वो बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उसे कुएं के पास किसी के कपड़े धोने की आवाज आई। अरे, ये इस समय कपड़े कौन धो रहा है? ये तो खेतों पर गए हुए हैं। लीलावती उठकर कुएं के पास जाती है तो देखती है कि उसके पति सूरजमल की माँ यानी उसकी सास का भूत कपड़े धो रहा है। लीलावती को देखते ही उसकी सास हंसने लगती है। भूत! सासू माँ का भूत! तेरे सारे कपड़े धो दिए हैं बहू, मैंने सारा काम कर दिया है। लेकिन तूने मेरा काम नहीं किया, ये ठीक नहीं किया तूने। देख, तेरे कारण मैं मर गई, अब तू मरेगी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। लेकिन तू गलती को अभी भी कहाँ सुधार रही है? तू बिल्कुल नहीं बदली है अभी तक, अभी भी तो तेरी वही आदत है। लीलावती और उसकी सास की कहानी शुरू होती है नयनपुर गांव से। इसी गांव में सूरजलाल नाम का एक किसान अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। एक सुबह, सुनती हो लीलावती, अगर सुबह सुबह तुम्हारे हाथ की चाय मिल जाए तो मेरा दिन बन जाए। हाँ, मैं तो ठहरी तुम्हारी नौकरानी, जब जो मूड हुआ कह दिया। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? सुनो जी, मेरे सिर में जोरों का दर्द है, आप चाय खुद से बना लीजिए, और हाँ, एक प्याली मेरे लिए भी। अब बस पीकर, तेरे चुटकुलों पर हंस हंस कर मेरा पेट फूल गया है लीलावती। हाँ हाँ, बाकी किसी और दिन, अभी बहुत देर हो गई है, घर का सारा काम पड़ा हुआ है। मेरा भी। तुम लोग भी ना, जब देखो काम 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 करती रहती हो। अरे, तुमने वो नहीं सुना है, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। तभी पीछे से उसकी सास आती है। अरे बहू, तुम्हें मैंने कहा था चूल्हे पर रखी दाल देख लेने के लिए, लेकिन तुम यहाँ गप्पे मार रही हो। देखो तो पूरी दाल जल गई। अरे जल गई तो मैं क्या करूँ? आपको भी तो ध्यान रखना चाहिए, 2500 काम मेरे पास भी होते हैं। लीलावती ना तो अपनी सास की बात सुनती, ना ही अपने पति की। उसकी जो मर्जी होती वही करती। मजाल है कि कभी वो घर के छोटे से काम में भी हाथ बटा दे। लीलावती, अरे लीलावती, अरे कितनी देर कर रही हो? खेतों पर नहीं जाना क्या? मैं क्या आपकी बैल हूँ जो हर दिन गला फाड़ते रहते हो? खेतों पर नहीं जाना क्या? अरे तुम तो बिना मतलब गुस्सा कर रही हो। लो, कर लो बात, बिना मतलब गुस्सा कर रही हूँ। अजी, मैं आपके साथ खेतों पर आऊंगी तो खाना कौन बनाएगा? घर की साफ सफाई कौन करेगा? बोलिए बोलिए ना, मुंह में दही जम गई क्या? सूरजलाल अकेले ही खेतों पर चला गया। पूरा दिन उसने खेतों में खूब पसीना बहाया। गर्मी बहुत अधिक होने के कारण प्यास से उसका गला सूख रहा था। वो बैलों को लेकर खेत के बिल्कुल पास बने कुएं पर गया। बाल्टी से पानी निकालकर पानी पिया और बैलों को भी पानी पिलाया। फिर वही पेड़ के नीचे सुस्ताने बैठ गया। तभी दूर से उसे उसकी माँ आती हुई दिखाई दी। क्या बात है, आज भी दोपहर का खाना अम्मा ही लेकर आ रही है? अरे अम्मा, तो फिर इस चिलचिलाती गर्मी में अकेले ही मेरा खाना लेकर आ गई? तो क्या करती, तुझे खेतों पर भूखा छोड़ देती। लीलावती कहाँ थी? अरे बेटा, फिर से बहू के पेट में जोरों का दर्द था, इसलिए मैं आ गई। मतलब आज भी खाना तुमने ही बनाया? अब किसी को तो खाना बनाना होगा ना, भूखे तो नहीं रह सकते। सूरजलाल अपनी पत्नी की आदत से बिल्कुल परेशान हो चुका था। एक दिन जब वो शाम को खेत से लौट रहा था तो उसका सबसे अच्छा दोस्त हरिया उसे रास्ते में मिला। अरे सूरजलाल, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया भाई। जब से तेरी शादी हुई है तू तो ईद का चांद हो गया है। अरे क्या कहूँ हरिया, पूरा दिन खेत में काम, फिर घर पर जाकर घर का काम, बाजार का काम, थक जाता हूँ यार। अरे ऐसा क्यों? भाभी काम करने में मदद नहीं करती क्या? अरे मदद तो दूर, जब देखो जली कटी सुनाती रहती है। अभी कल की बात बताता हूँ। मैं थक कर घर गया था,
बैल बेचारे भी थके हुए थे और भूख से रंभा रहे थे। लीलावती, ओ लीलावती। घर में घुसते नहीं हो कि बस गला फाड़ना शुरू कर देते हो। लीलावती लीलावती, इतना किसी भगवान का नाम लिए होते तो अभी उनके दर्शन भी हो गए होते। बोलो क्या बात है? अरे वो मैं कह रहा था कि बैलों को थोड़ा चारा खिला देती, लगता है उनको भूख लगी है। तुम आदमी हो कि क्या हो? देख नहीं रहे मेरे हाथों में मेहंदी लगी है? जाकर तुम ही दे दो उन्हें खाना। पर तुम्हारे हाथों में मेहंदी तो मुझे दिख नहीं रही। अरे मैं मेहंदी लगाने जा ही रही थी कि तुम्हारा भोपू चालू हो गया। सूरजलाल की बात सुनकर उसका दोस्त हरिया भी उदास हो गया, लेकिन वो बेचारा भी क्या करता। उसी रात, क्या माँ जी, जब देखो आप खाने में ये घास पात बना देती हैं। मैं इंसान हूँ, कोई जानवर तो नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ लीलावती? खाना तो इतना स्वादिष्ट बना है। तो इसे तुम और तुम्हारी अम्मा ही बैठ कर खाओ, हमारे गले से तो ये नहीं उतरती। अगर तुम्हें मेरे हाथों का खाना पसंद नहीं तो तुम खुद ही क्यों नहीं बना लेती? हाय रे हाय, मेरे तो कर्म ही फूट गए। मेरे पति और मेरी सास देखो तो कितने जालिम हैं। उन्हें पता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, फिर भी उनकी फरमाइश कम नहीं होती। कभी बोलते हैं ये कर दो, कभी बोलता है वो कर दो। मैं तो अब इस घर में नहीं रहने वाली, मैं मायके चली जाऊंगी। हाँ। बहू के इस तरह मायके चले जाने की बात कहने से सूरजलाल की माँ दुखी तो बहुत हुई, फिर भी घर में कलेश ज्यादा न बढ़े इसलिए उन्होंने ही बहू से माफी मांग ली। इसके बाद तो लीलावती और भी लापरवाह हो गई। एक दिन लीलावती की सास घर वाले कुएं के पास कपड़े धो रही थी तो उसने देखा कुएं के आसपास बहुत काई जमा हो गई है, जिसके कारण वहाँ बहुत फिसलन हो गई है। वो खुद भी उस फिसलन पर गिरते गिरते बची थी। उसे डर था कि कहीं इस काई की फिसलन के कारण कोई हादसा न हो जाए। तो उसने बहू को ये बात बताई। अरे फिसलन हो गई है तो मैं क्या करूं? बहू देखो, मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे हाथ पैर पहले की तरह काम नहीं करते। तू तो देखती है ना, मेरी आंखों की रोशनी भी अब कमजोर हो गई है। अगर तू वो काई साफ कर दे तो? क्यों नहीं माँ जी, काई साफ कर देती हूँ, पूरा घर साफ कर देती हूँ, कपड़े भी साफ कर देती हूँ और हाँ, खाना भी बना देती हूँ। लीलावती ने अपनी सास की बात नहीं सुनी और दुर्भाग्य से उसकी सास का अंदेशा सही निकला। एक दिन वो कपड़े धोकर उसे सुखाने जा ही रही थी कि कुएं के पास जमी काई पर उसका पैर फिसल गया और उनका नियंत्रण खुद से खो गया और वो कुएं में गिर गई। बचाओ बचाओ, बहू बहू बचाओ। ओ लीलावती, तुझे बोला था, तूने मेरी बात नहीं सुनी ना, अब तो उठ, बचा लेना मुझे। उसकी सास बहुत देर तक उसे आवाज देती रही, लेकिन जब तक वो कुएं के पास आती तब तक उसकी सास कुएं में डूबकर दम तोड़ चुकी थी। मेरे मरने के बाद भी तू नहीं सुधरी। ये देख, कुएं के पास अभी भी काई जमी है। मेरा बेटा अब भी भूखे प्यासे खेत पर जाता है, फिर वापस आकर घर का सारा काम करता है। मैं ये नहीं कहती कि तू सारा काम कर, लेकिन गृहस्थी की गाड़ी तो एक दूसरे के सहयोग से ही चलती है ना। किसी एक पर सारा बोझ दे देगी तो फिर ये गाड़ी पटरी से उतर जाएगी ना। मान ले कल मेरे बदले तू गिर गई होती कुएं में तो क्या होता, या मेरा बेटा ही गिर गया होता तो क्या होता? बोल, ऐसी कामचोरी का क्या फायदा जिससे किसी की जान पर बनाए? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी इस कामचोरी के कारण ही आपकी जान चली गई। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं सुधर जाऊंगी और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। उस दिन के बाद से लीलावती बिल्कुल बदल गई। कामचोरी का त्याग कर उसने अपनी गृहस्थी को पूरी तरह बिखरने से बचा लिया। अरे करिश्मा, कहाँ हो? कितनी देर लगा दी? मेरी कमीज का बटन लगा दो, मुझे ऑफिस पहुंचने में देर हो रही है। अभी सुई धागे के डिब्बे में क्या ढूंढ रही हो? मैं ये सोच रही हूँ इस बटन के साथ कौन से रंग का धागा सुंदर लगेगा। करिश्मा, मैंने सफेद रंग की कमीज पहनी है तो सफेद धागे से ही तो बटन लगाओगी। अब क्या देख रही हो? वो मैं ये सोच रही थी, इस डिब्बे में बहुत सारी सुइयां हैं, तो कौन सी सुई से बटन लगाऊं? कैसी बेवकूफ पत्नी पल्ले पड़ गई है, एक काम करने में 10 सवाल। अरे बहू, ला इधर दे ये सुई धागे का डिब्बा। सुबह से रात हो जाएगी पर मजाल है तू बिना सवाल जवाब के बटन लगा भी दे। चलता हूँ माँ, पहले ही ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। संदीप ऑफिस चला जाता है
और करिश्मा की सास गायत्री मंदिर चली जाती है। करिश्मा घर पर अकेली थी, तभी गली में से पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तन देने वाली एक औरत आवाज लगाती गुजर रही थी। बर्तन ले लो बर्तन, पुराने कपड़े देकर नए बर्तन ले लो, बर्तन ले लो बर्तन। ये तो बहुत बढ़िया स्टील के बर्तन है। अगर मैं कपड़ों के बदले बर्तन ले लूं तो माँ जी और संदीप बहुत खुश होंगे और फिर मेरी बहुत तारीफ भी करेंगे। तब देखती हूँ संदीप मुझे बेवकूफ कैसे कहते हैं। ओ बर्तन वाली, जरा रुकना, ये कढ़ाई कितने कपड़ों में दोगी? बीबी जी, कढ़ाई तो 6 कपड़ों में दे दूंगी। अगर और ज्यादा कपड़े हैं तो और ज्यादा बर्तन दूंगी। ये देखो, कटोरी, प्लेट, गिलास, चीनी, चाय पत्ती के डिब्बे, पर बदले में बढ़िया कपड़े लूंगी। हाँ हाँ, कपड़े तो मेरे पास बहुत है। तो ठीक है, तुम मुझे कपड़े दिखा दो और ये बर्तन ले जाओ। आज सुबह संदीप मुझे कह रहे थे कि वो ये कोट पैंट अब नहीं पहनेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कोट पैंट पुराने हो गए हों इसलिए वैसा बोला हो। एक काम करती हूँ, ये सारे कोट पैंट इस बर्तन वाली को दे देती हूँ। ये लो, ये सारे कोट पैंट रख लो और ये बर्तन मुझे दे दो। लगता है आज किसी अच्छे की शक्ल देखकर घर से काम के लिए निकली थी। बढ़िया मुर्गी फंसी है। और कपड़े निकलवा लेती हूँ, मेरी तो अच्छी बोनी हो जाएगी। बीबी जी, कसम से बड़ा मजा आ गया। तुमने इतने अच्छे कपड़े निकाल दिए मुझे। मेरा तो मन कर रहा है मैं अपना बर्तनों का पूरा टोकरा ही तुम्हें दे दूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ कपड़े और लाकर देने पड़ेंगे। क्या तुम मुझे ये सारे बर्तन दे दोगी? रुको, मैं भी और कपड़े लाती हूँ। ये माँ जी की साड़ियाँ बड़ी पुरानी हो गई हैं, क्यों न ये भी इस बर्तन वाली को दे दूं। उस दिन माँ जी कह रही थी कि उन्हें कुछ नई साड़ियाँ खरीदनी है। करिश्मा बर्तन वाली को नए नए और महंगे कपड़े देकर बदले में बर्तन ले लेती है। कुछ देर बाद जब उसकी सास और संदीप घर लौटते हैं, ये सब क्या है करिश्मा बहू, ये बर्तन कहाँ से आए? माँ जी, आज तो आप भी मुझे शाबाशी दोगी। मैंने ये सारे बर्तन पुराने कपड़े देकर लिए हैं। पुराने कपड़े? पर तुम्हें पुराने कपड़े कहाँ से मिले? अरे वो आपके कोट पैंट कह रहे थे ना अब नहीं पहनोगे, और माँ जी आप कह रही थी ना ये साड़ियाँ पुरानी हो गई हैं नहीं लोगे, इसलिए मैंने वो सारे कपड़े उस बर्तन वाली को दे दिए। तभी तो उसने बदले में मुझे इतने सारे बर्तन दिए हैं। मुझे तो 1-2 नई खरीदनी थी, पर तूने तो मेरी सारी अच्छी साड़ियाँ बर्तन वाली को दे दी। करिश्मा, ये कैसी बेवकूफी है? मैंने कहा था गर्मियाँ आ गई हैं इसलिए अब नहीं पहनूंगा। अजीब बात है, एक तो पुराने कपड़े देकर बर्तन लिए, ऊपर से फिजूल ही गुस्सा कर रहे हैं। वैसे कुछ भी कहो, ये नए चमचमाते बर्तन देखने में बहुत सुंदर हैं। करिश्मा रोजाना ही इसी तरह की कोई ना कोई बेवकूफी करती रहती थी। एक दिन संदीप जब ऑफिस से आया, माँ, वो बॉस इस बार सब ऑफिस वालों को अपने अपने परिवार के साथ जयपुर घुमाने के लिए ले जा रहे हैं। जो जो जाना चाहता है उनकी लिस्ट बन जाएगी। मैंने तो हाँ कर दी है। इसका भी कारण है कि बॉस इस बार प्रमोशन करने वाले हैं और मैं चाहता हूँ कि बॉस को इम्प्रेस करने के लिए ना हमें उनके साथ घूमने जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ ये प्रमोशन मुझे ही मिले। क्या हम जयपुर घूमने जा रहे हैं? फिर तो बहुत मजा आएगा। माँ प्लीज ध्यान रखना, करिश्मा कोई बेवकूफी ना कर दे। पर करिश्मा कोई बेवकूफी ना करे ये कैसे हो सकता था? संदीप के ऑफिस का ही एक दोस्त मयंक उसके पड़ोस में रहता था। जब प्रमोशन की बात उसे पता चलती है तो वो अपनी पत्नी रितु से कहता है, रितु, मुझे पता है संदीप बहुत चालाक है। वो जयपुर घूमने के बहाने बॉस से तगड़ा प्रमोशन करवा लेगा। बॉस के आगे पीछे घूमता रहेगा ताकि बॉस उससे खुश हो जाए और उसका प्रमोशन कर दे। तुम चिंता मत करो, अगर संदीप चालाक है तो उसकी पत्नी करिश्मा महाबेवकूफ है। तुम अपनी सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो, ये प्रमोशन तुम्हारे ही नाम होगा। ना जाने मयंक की पत्नी रितु के दिमाग में क्या चल रहा था। वो करिश्मा को बाजार के बहाने अपने साथ ले जाती है। करिश्मा, मैंने सुना है तुम्हारे घर में सब तुम्हें बेवकूफ कहते हैं, पर मुझे तो लगता है कि तुम बहुत समझदार हो। सचमुच? तुम कितनी अच्छी हो, मेरी कितनी तारीफ करती हो। ये तारीफ तुम अगर अपनी सास और पति के मुंह से सुनना चाहती हो तो तुम मेरे बताए रास्ते पर चलो, फिर देखना कैसे वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधने लगेंगे। रितु करिश्मा के कानों में कुछ ऐसा कहती है जिसे सुनकर करिश्मा की आंखों में चमक आ जाती है। सब लोग बॉस के साथ जयपुर घूमने के लिए जाते हैं। मैं तो बस में खिड़की के पास वाली सीट पर ही बैठूंगी। माँ जी आप उस साइड बैठ जाओ। करिश्मा, थोड़ा धीरे बोलो, तुम्हें पता है ना बॉस और उनकी फैमिली भी हमारे साथ है। क्यों भाई, तुम सबको मजा आ रहा है ना? सब एक साथ बस में ट्रेवल कर रहे हैं? सर, आपके साथ घूमने का तो अलग ही मजा आएगा, है कि नहीं? सर, मैं ये पूरी आलू बना कर लाई थी, ये लीजिए मैम। भाई वाह, सफर में पूरी आलू खाने का तो अलग ही मजा है कि नहीं? माँ, तुमने वो मटर गोभी वाला पुलाव बनाया था ना, वो निकाल देती, वो मैं सर को दे देता। ये मयंक और रितु तो सर को मक्खन लगाने में लगे हुए। करिश्मा, मैंने तुम्हें वो पुलाव का डिब्बा बैग में रखने को दिया था, वो देना।
माँ जी, वो डिब्बा ना बहुत बड़ा था, मैंने घर पर ही छोड़ दिया। अगर मैं वो बैग में रखती तो मेरा ये लड्डू का डिब्बा वहीं रह जाता, पर ये साथ लाना बहुत जरूरी था। करिश्मा, अब हम सर को क्या खिलाएंगे? तुम्हारे लड्डू? बोलो। सारे नंबर तो मयंक और उसकी पत्नी रितु बना लेंगे। संदीप अभी करिश्मा से बात कर ही रहा था कि अचानक झटके से बस रुक जाती है। क्या हुआ ड्राइवर, ये बस क्यों रोक दी? अरे कौन हो तुम? है रे, सब लोग हाथ ऊपर कर लो। है कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। हमने इस बस को अपने कब्जे में ले लिया है। रे साथियों, जितना भी माल और पैसा इस बस में बैठे लोगों के पास है, सब लूट लो। सीधी तरह से सब औरतें अपने गहने हमें दे दें, वरना इधर ला, ये तेरे गले की सोने की चेन, इधर ला। छोड़ो मुझे। छोड़ो मेरी पत्नी को। है क्या छिपा रही है? दिखाओ, इधर दिखाओ। भैया कुछ नहीं, ये लड्डू का डिब्बा, मुझे लगा कहीं आप ये भी न छीन लो इसलिए। इधर दे अपना लड्डू का डिब्बा, इधर दे। नहीं, मैं ये लड्डू नहीं दे सकती। करिश्मा, यहाँ सबको अपनी जान की पड़ी है, तुम इन लड्डुओं के पीछे क्यों पड़ी हो? बहू, दे दो ये लड्डू का डिब्बा इन नास पीटे मरों को। भाइयों, इस डिब्बे में तो देसी घी के लड्डू हैं। है भाई, इन लोगों के साथ मगज खपा खपा कर भूख बहुत तेज लग रही है। आ जाओ जल्दी से लड्डू खाते हैं। बस का तो हमने लूट ही लिया है, ये लड्डू खाकर ही चलते हैं। गुंडे सारे लड्डू खा जाते हैं, पर कुछ ही सेकंड बाद। भाई जरा बंदूक तो संभाल, मैं भी आया झाड़ियों में से। भाई मेरे से नहीं खड़ा हुआ जाएगा, मुझे बहुत तेज लगी है। तुम दोनों यही रुको, पहले मैं जाऊंगा, मुझे बहुत तेज आ रही है। आपस में ही क्यों लड़ रहे हो? अरे तुम लोग लड़ते रहो, मैं भी होकर आया, मेरे से नहीं रुका जाएगा। बस में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। गुंडे एक के बाद एक बस से उतरते, फिर बस में वापस आते हैं, फिर बस से उतरते, फिर बस में वापस आते। बार बार गुंडे झाड़ियों की ओर भाग रहे थे। कुछ देर बाद सब गुंडे हताश हो गए। सब लोगों ने उनको मिलकर बहुत पीटा। संदीप इतनी देर में पुलिस को फोन कर चुका था। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, अब ये गुंडे आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ये हमारे कब्जे में है। बहन जी, इतना बता दो, इन लड्डुओं में ऐसा क्या था जो हमारी हालत बुरी हो गई? मैंने तो इन लड्डुओं में जमाल गोटा मिलाया था। रितु, तुमने ही तो कहा था कि अगर मैं ये जमाल गोटा मिले लड्डू बॉस और उनके साथ आए सब लोगों को खिलाऊंगी तो बॉस संदीप का प्रमोशन कर देंगे, जिसके बाद संदीप और माँ जी मेरी बहुत तारीफ करेंगे। थैंक यू वेरी मच करिश्मा जी, आज आपकी वजह से इन बदमाश गुंडों का गिरोह हमारी पकड़ में आ गया। ले चलो इनको जीप में डालकर, चले। संदीप, सचमुच तुम्हारी वाइफ करिश्मा ने आज हम सबकी जान बचा ली। वापस पहुंचते ही एक बड़ा प्रमोशन तुम्हारे नाम होगा। और मयंक, तुमसे तो मैं वापस पहुंचकर बात करूंगा। थैंक यू सो मच सर। और करिश्मा, तुम्हें भी बहुत बड़ा थैंक यू कि तुम मेरी पत्नी हो। मेरी प्यारी बहू, लड्डू तो गुंडों ने खाए, फिर भी सबकी तारीफ मुझे ही मिली। चलो कोई नहीं, मिल तो गई, मुझे तो आम खाने से मतलब है, गुठलियां क्यों गिनूं। थैंक यू रितु, तुम्हारी ट्रिक काम कर गई।